गौरैया ने कहा, रानी नहीं, मुझे तो राजा कहो, राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी और कहने लगी, अब राजा मेरा क्या मुकाबला करेगा? यानी राजा भी टोपी पहनता है और मैं भी टोपी पहने हुए हूँ। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नई हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। टोपी पहनते ही जो वो थी गौरैया, उसके मन में आया कि क्यों न एक बार इस मुल्क के, इस देश के राजा का भी जायजा लिया जाए, यानी उसको भी देख लिया जाए वो कैसा है, जिसके लिए सारे कार्य, इतने सारे कार्य हो रहे हैं। जहां भी मैं जिस किसी के भी पास गई, सभी जगह राजा के ही काम हो रहे थे, तो उस राजा को देख लिया जाए। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। गौरैया ने सोचा था कि वह उठ करके राजा के बारे में जाकर पता लगा ले कि राजा कैसा है। तो इस प्रकार से उड़ते उड़ते वह कहाँ गई? राजा के महल के कंगूरे पर जाकर बैठ गई। राजा के महल के कहाँ बैठ गई जाकर के? कंगूरे पर। जो मुंडेर आदि होती हैं, जो थोड़ी थोड़ी जगह निकली होती हैं, उनको कंगूरे बोलते हैं। कंगूरे पर जाकर बैठ गई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। और उस समय क्या था, राजा अपने चौबारे पर जो वे उसके नौकर चाकर थे, उनसे खुली धूप में बैठ करके फुलेल की मालिश करवा रहा था। कोई हाथों की मालिश कर रहे थे, कोई सिर की, कोई पैरों की, कोई कमर की। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। राजा जब मालिश करवा रहा था तो उस समय कपड़े पहने हुए नहीं था, केवल एक धोती बांधे हुए था। उसके हाथ, पैर और सिर नंगे थे। एक टहलवा सिर पर चंपी कर रहा था। एक जो वे नौकर चाकर थे, टहलवे थे, न क्या कर रहा था? चंपी कर रहा था। तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां मोड़ रहा था। उंगलियां जैसे उंगलियां खींचते हैं, उंगलियों को मटकाते हैं, तो उसकी राजा की उंगलियों को मोड़ रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था। तीसरा पीठ पर क्या कर रहा था? मुक्की मार रहा था, यानी उसकी धीरे धीरे मुक्की मारकर उसकी कमर को दबा रहा था। वो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, यानी चौथा पिंडलियों की मालिश कर रहा था। गौरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। कंगूरे पर बैठ करके गौरैया जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। क्योंकि राजा उस समय मालिश करवा रहा था, तो उसके सिर पर कोई टोपी नहीं थी। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते हुए राजा की नजर गौरैया की तरफ गई। देखा कि गौरैया के सिर पर फुंदने वाली टोपी है और राजा की अकल चकरा गई कि यह क्या बात है, जो यह लगातार टोपी की रट लगाए जा रही है कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। अब कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। राजा ने जब गौरैया की बात सुनी, तो उसने एकदम से अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर से चिल्लाया, जल्दी से कोई जरा मेरी टोपी लेकर आओ। टोपी आ गई। राजा ने झट से पहन भी ली। देख री फद गुद्दी, टोपी, राजा के पास टोपी लाई गई और राजा ने उस टोपी को पहन लिया और गौरैया को कहने लगा, देख री फदगुद्दी, इसका अर्थ है एक छोटी चिड़िया या गोरैया। देख री गोरैया, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। क्या हुआ? राजा ने टोपी पहन ली। राजा की टोपी पहनने के बाद राजा के टोपी पहनने के बाद
गौरैया क्या कहने लगी कि मेरी टोपी में तो फुंदने हैं, 5 फुंदने हैं, राजा की टोपी में तो एक भी फुंदना नहीं है। यह राग वह गौरैया अलापने लगी। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। राजा को बहुत ही गुस्सा आया, बेइज्जती महसूस की। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया ऐसा कार्य कर रही है, इसकी इतनी मजाल है, इतनी हिम्मत है इसकी। तो वह बुरी तरह से गुस्से में हो गया और कहने लगा अपने सिपाहियों को कि इस गौरैया की, इस छोटी चिड़िया की गर्दन मसल दो, इसके पंखों को नोच दो, इसके पंखों को नोच दो, तोड़ दो और इसकी गर्दन मरोड़ दो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। मंत्री ने महाराज से कहा कि मुझे माफ करो। और एक चिड़िया तो क्या है, एक मच्छर के समान है, इसको मारकर अपने हाथों को गंदा क्यों करते हो, यह अपने आप यहाँ से चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लाओ, छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तब राजा सिपाहियों से बोला कि यह इस प्रकार से नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, इसकी टोपी छीन लो, इसकी टोपी छीनने के बाद ही यह मानेगी, वरना नहीं मानेगी, यह ऐसे ही बोलती रहेगी। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। एक सिपाही ने क्या किया, गुलेल के द्वारा गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया। तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी को गिरा दिया था, तो दूसरे सिपाही ने झट से उस टोपी को पकड़ लिया और राजा के सामने उसे लाकर रख दिया। राजा के सामने ले आया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। राजा उस टोपी को अपने पैरों से कुचलने लगा था, तो एकदम से उसने टोपी की खूबसूरती देखी और हैरान रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। कारीगरी ने ऐसे नायाब नमूना बनाया था कि वह जड़ हो गया, यानी जिसने भी इस टोपी को बनाया था उसकी कारीगरी पर जो राजा था वह हैरान रह गया कि यह इतनी बहुमूल्य नायाब नमूने को, इतनी बहुमूल्य चीज को देखकर राजा जड़ रह गया, यानी हक्का बक्का रह गया, वहीं की वहीं खड़ा रह गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। राजा ने सोचा, मेरे राज्य में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। सोचते हुए इस प्रकार से राजा उसको उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। इतनी नगीना टोपी यानी इतनी सुंदर टोपी को देख करके राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में, मेरे देश में यह टोपी किसने बनाई है। राजा के मन में ऐसा ख्याल आया और उस हुनरमंद यानी कि कुशल या निपुण कारीगर की खोज करने लगे। राजा चाहे और पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजा जिसको चाह रहा था ढूंढना और उसका पता न लगे, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यानी राजा ने उसका पता लगवा लिया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता। दर्जी को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता यानी राजा के सामने आकर दुहाई मांगने लगा, हे अन्नदाता, तू हमें अन्न देता है, तेरे अन्न पर ही हम जीवित रहते हैं। तो राजा ने कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। राजा ने बादल की तरह जोर की आवाज में बोला,
कि जैसे बादल गरजते हैं जोर से, उसकी गड़गड़ाहट की आवाज में गुस्से से बोला कि तुमने आज तक हमारे लिए इतनी अच्छी टोपी क्यों नहीं बनाई। दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता। फिर दर्जी गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा ने कहा, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा, हमें दुहाई नहीं चाहिए, हमें तो वजह का पता चलना चाहिए कि हमारे लिए यह टोपी क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और तबीज। दर्जी ने अपने से पीछा छुड़ाते हुए कहा कि कपड़ा बहुत ही अच्छा था, मजबूत था और गफ था, यानी हल्का कपड़ा नहीं था, इस करके यह टोपी ऐसे बनी। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शें सरकार। फिर राजा ने कपड़ा बनाने वाले को बुलाया। तो कपड़ा बनाने वाला बुनकर राजा के सामने आया और कहने लगा, माफी दे महाराज। राजा ने कहा, माफी नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा, माफी की बात मत करो, मुझे वजह बताओ कि आपने इतना अच्छा कपड़ा कैसे बुना। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। क्या कहा बुनकर ने? कि सूत बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल बारीक था और लच्छेदार था, इस करके यह कपड़ा अच्छा बना। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। अब जिसने सूत काता उसके बारे में राजा पूछने लगा कि यह सूत किसने काता। शेर जैसी जोर से आवाज में राजा ने बोला। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। फिर कोरी को बुलाया गया। कोरी आया और कहने लगा, जान बख्शे महाराज, मेरी जान बख्श दें। राजा ने कहा, जान नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा, जान की बात मत करो, मुझे वजह बताओ। वजह क्या है कि तुमने इतना अच्छा सूत कैसे काटा? राजा ने कहा, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुली हुई। तो कोरी ने क्या कहा? रुई बहुत अच्छी थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुली हुई थी, बिल्कुल अच्छी रुई थी, इस करके यह जो सूत है वह अच्छा काता गया। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। फिर राजा ने पूछा कि इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खमा अन्नदाता। हांफते पीटते दुखी होकर के दुनिया राजा के सामने आया। कहने लगा, माफ करो महाराज, माफ करो मुझे, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा, क्षमा नहीं, मुझे वजह बताओ कि तुमने इतनी अच्छी रुई कैसे धुनी थी। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? राजा ने कहा, तुम चारों ने गौरैया के लिए इतना अच्छा काम किया और हमारे लिए आज तक तुमने कभी भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं करके दिया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। दुनिया डर गया और जमीन पर लेट कर बोला कि आपके लिए भी अच्छा किया है सरकार और आगे भी अच्छा करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? राजा ने कहा, अब तक जितना काम हमारे लिए किया गया है उसमें इतना अच्छा कार्य क्यों नहीं किया गया था? इतनी साज सज्जा क्यों नहीं की गई थी? अभयदान दे तो बोलू सरकार। दुनिया बोला। दुनिया ने कहा, यदि मुझे अभयदान दो, यानी मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दे तो मैं कुछ बोलूं सरकार? चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। राजा ने कहा, चलो ठीक है, आपकी जान को बख्श दिया, आप बताओ कि क्या कारण है? महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। गौरैया के बारे में क्या बताया दुनिया ने कि महाराज जो भी यह काम करवाती थी उस काम के बदले में यह आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती, इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। दुनिया ने क्या बताया? महाराज, इस गौरैया ने जहां भी कार्य करवाया
उसमें से यह आधा हिस्सा हमें देती जा रही थी। जिसके पास बहुत कुछ है, यानी राजा के पास बहुत कुछ है, वह फिर भी कुछ नहीं देता था और फ्री में काम करवाता था। इस गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह इसी में से सबको आधा आधा देती चली गई। और इसी कारण इसके जो टोपी है या कार्य था, सूत था, कपड़ा था, जो भी था, उसमें अपने आप ही साफ सफाई आती गई और मन से कार्य किया गया। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरियां फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। गौरैया फिर बोलने लगी सबकी बातें सुनने के बाद कि देख ले राजा, आंखों में उंगली डालकर देख, मैंने तो इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, फ्री में नहीं बनवाई है। गौरैया चिल्लाने लगी, राजा तो कंगाल है, बिल्कुल कंगाल है, इसका शायद धन खत्म हो गया है, इसीलिए इसने यह मेरी टोपी छीन ली है, जिससे अपनी टोपी नहीं बनवाई जाती। राजा तो वाकई अकबका गया था। राजा क्या हो गया? राजा अकबका गया, हक्का बक्का रह गया, भौचक्का रह गया, घबरा गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती। हक्का बक्का किस लिए रह गया? एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद कर दी और दूसरी जो टोपी थी राजा की, वह टोपी इसकी गौरैया की टोपी के सामने कम सुंदर थी। तीसरे खजाने की पोल भी खुल रही थी। एक क्या था? पहले तो कारीगरों ने गौरैया की मदद की, किस कारण की? कि गौरैया पैसे दे रही थी और टोपी सुंदर क्यों, गौरैया अपनी हर चीज में से आधा उनको दे रही थी। और टोपी भी सुंदर किस लिए बनी? कि टोपी वाले को भी उसने आधा दिया। और तीसरा, गौरैया खजाने की भी पोल खुल रही थी। इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है? पाखी मतलब पक्षी। इस पक्षी को किस प्रकार से पता चल गया कि मेरा धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत शक्ति से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। क्या था? तमाम बेगार करवाने, सारे कार्य फ्री में करवाने के बाद भी, और बहुत शक्ति से लगाम भी वसूल करता था राजा, उसके बाद भी राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? राजा ने क्या कहा कि इतना ऐशो आराम भी था, इतनी लश्करी यानी इतनी सेना थी, पलटन थी, इतने लवाजिमे का बोझ, इतनी यात्रा में जो साथ में सामान की जरूरत होती है उसका बोझ, खजाना आदि, वह संभाले भी तो कैसे संभाले? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। जब राजा के सामने और गौरैया और धुनिया, कोरी आदि सब के सामने ये बातें हो रही थी, तो आसपास से सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। क्या देखने? यह अनोखा तमाशा देखने के लिए। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मंत्री ने धीरे से कहा कि यह मुंहफट, कौन थी मुंहफट? गौरैया। कि यह गौरैया तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी, ऐसे लगता है कि राजा के सारे राज खोल देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। राजा खुद घबरा गया था कि यह मेरी बेइज्जती करती हुई जा रही है, तो राजा ने झट से कहा कि इसकी टोपी वापस कर दो, मुझे इसकी टोपी की आवश्यकता नहीं है। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। सिपाहियों ने टोपी को जहां कंगूरे पर गौरैया बैठी थी उसकी तरफ फेंक दिया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। गौरैया ने अपनी टोपी को पहन लिया और उड़कर इधर से उधर घूमने लगी और कहती रही, राजा तो डरपोक है, बिल्कुल डरपोक है, मुझसे भी डर गया यह तो, इसने तभी तो मेरी टोपी वापस लौटा दी, यह मुझसे डर गया, इस करके इसने मेरी टोपी को वापस दे दिया। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। राजा ने मंत्री को कहा कि क्यों, कौन इस मुंह फटके मुंह लगेगा? हम इसके मुंह नहीं लगते, या तो कुछ भी बोलती जा रही है,
यह कह करके मंत्री को कहा कि क्यों मंत्री जी, यह कह करके राजा ने अपनी टोपी को संभाल कर पकड़ लिया। ठीक है, अब हो गया आपका लेसन कंप्लीट। तो इसमें क्या दिखाया गया है, देश के राजा के बारे में दिखाया गया है कि राजा के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने सारे कार्य फ्री में करवाता था, बेकार में करवाता था, और जो गौरैया थी उसके पास कुछ भी न होते हुए भी वह सबको मजदूरी देती थी। आज कभी भी देख लो कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे से काम करवाता है तो उसके बदले में कुछ न कुछ वह चाहता है। यदि काम करने वाले को अगला खुश कर देगा तो वह उस काम को मन से करेगा, लगन से करेगा, और कोई बिना कुछ दिए काम करवाता है तो वह कार्य सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह कार्य बेमन से होगा। तो इसमें राजा के बारे में भी यह बताया गया है कि राजा जिससे भी जो कार्य करवाता था सारे फ्री में करवाता था, इस करके राजा के कोई भी कार्य इतने अच्छे नहीं हो पाए थे, और गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह उसमें से आधा जो भी उसके पास होता आधा आधा देती गई, और इस कारण गौरैया का कार्य बहुत ही अच्छा होता चला गया, और अंत में उसकी टोपी भी बहुत ही सुंदर बनी। राजा की टोपी से भी उसकी टोपी सुंदर बनी, और दर्जी ने खुश होकर के उसकी टोपी पर 5 फुंदने भी अपनी तरफ से लगा दिए। क्यों? उसको और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि गौरैया ने उसको अपना कपड़े में से आधे कपड़ा की टोपी बनाने के लिए कह दिया था। तो किसी को भी दूसरों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को भी कार्य करवाते हुए उसकी मजदूरी देनी चाहिए। तो यह पाठ आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको कल इसके साथ साथ पीडीएफ भी क्वेश्चन आंसर की मैं भेज दूंगी, तो आपको कल यह लेसन कंप्लीट लर्न करके आना है और राइट करके भी आना है। तो इसी के साथ हमारी बसंत वाली ये जो किताब है, बसंत वाले जो लेसन है वह सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम कल से आरंभ करेंगे भारत की खोज। कितने चैप्टर हमारे हुए थे, उसके बाद 5 हुए थे शायद, तो 5 चैप्टर के बाद 6 चैप्टर आपको रीड भी करना है। तो कल 6 चैप्टर से हम लेसन रीड करेंगे। तो अभी मैं जो ये लेसन हुआ है इसमें से इंटरनल क्वेश्चन आपसे सुनती हूँ, तो आप मुझे सुनाएंगे। चलिए, ईशा 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 सर, हेलो, आकाश सर, आकाश सर, आकाश सर।